हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस जो सेट है उसका विश्लेषण क्लास होगा। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा क्लास है फ्रेंड्स, जिसे एक क्वेश्चन रहेगा, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे 8-10 सभी कवर करवा लिया जाएगा। तो चलिए, और 1 नंबर से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है फ्रेंड्स एक वीडियो में, और आज जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 से ही होगा। और इसमें टोटल जीके जीएस और साइंस का क्वेश्चन रहने वाला है। आप एक बार देखिए एक वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यूट्यूब पर पहली बार ही इस तरह का वीडियो आया है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, रिफाइनरी उत्पाद उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं इससे संबंधित पॉइंट। भारत में जो है कि 8 आधारभूत उद्योग है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट लाइन में। अब चलते हैं इसका विश्लेषण पॉइंट। पॉइंट 1, आईसीआई चयनित 8 कोर उद्योग में उत्पादन के सामूहिक और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापा जाता है आईसीआई के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, 8 उद्योग में शामिल है, यानी कि जो आधारभूत 8 उद्योग है वो कौन कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आधारभूत उद्योग में कौन शामिल नहीं है और कौन शामिल नहीं है। और एक जो रहता है ऑप्शन वो नहीं वाला रहता है। तो कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, रिफाइनरी उत्पाद हो गया, उर्वरक हो गया, इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया और बिजली हो गया। ये जो 8 हैं वो 8 कोर उद्योग के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 8 कोर उद्योग में अप्रैल 2021 के अनुसार सर्वाधिक जो भरांक है रिफाइनरी उत्पादन यानी कि और 28.04% और बिजली में 19.85% का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और ये पहला ही क्लास मतलब ये प्रैक्टिस सेट पहला ही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, विकल्प में से नर्मदा नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो नर्मदा नदी जो है फ्रेंड वो पश्चिम की ओर बहती है। अब देखते हैं इसका विश्लेषण कि नर्मदा नदी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, में बने भी हैं। तो नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है, बिल्कुल राइट। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और तीसरा पॉइंट जो है, विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच बहने वाली नर्मदा नदी को गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो जो नर्मदा नदी है फ्रेंड्स वो विंध्यन और सतपुरा पर्वतमाला के मध्य से होकर बहती है, और इसका जो मतलब उद्गम पॉइंट है वो है अमरकंटक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पे ही निर्मित है। और तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स कि तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो नर्मदा की। और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, यानी कि पश्चिम की ओर जैसे कि कौन कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, लूनी हो गई, माही हो गई, साबरमती हो गई। ये जो भारत के है वो पश्चिम दिशा में, अगर मैं मैप की थोड़ा सी बात करूँ तो अगर मान लीजिए भारत इस प्रकार है, तो इधर जो गिरती है नदियाँ पश्चिम की ओर, और इधर थोड़ा सा तो पश्चिम की ओर जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका के पास से गुजरती है, इन 5 नदी हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। और फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, एक पॉइंट से संबंधित यहाँ पे जगह नहीं बन रहा था फ्रेंड्स, इसीलिए भारत का मैप जो है अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सिर्फ पश्चिम दिशा समझाना था तो मैंने समझा दिया।
तो देख सकते हैं नर्मदा नदी से संबंधित अब कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा फ्रेंड्स, आप ज़रूर बना दीजिएगा, क्योंकि उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हमने करवा दिया है। तो एक क्वेश्चन से बेहतर होगा कि आप विश्लेषण वाले को क्लास को देखें और आपको बहुत ही अच्छा मतलब जीके जीएस हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि और भी लोग इस वीडियो से जुड़ पाए और हमारा मेहनत भी। क्वेश्चन नंबर 7, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत, और इसमें करंट का भी क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु लेम डक, यानी जो लेम डक शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो नया लोकसभा बनता है जिसे चुनाव होने के बाद, तो वर्तमान के जो लोकसभा होते हैं जिसका सत्र पूरा हो चुका है और वो विदा होने वाला है, उसके लिए लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पुराने वाले जब जाएंगे तभी तो नए वाले बैठेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कोरम, कोरम जो है प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है फ्रेंड्स। बिना 10वां हिस्सा होने मतलब नहीं अगर होगा 10वां हिस्सा, तो जो बैठक की कार्यकारी होता है वो नहीं हो पाता है। कोरम पूरा करना जरूरी होता है, तो उसी को कहा जाता है कोरम। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि लोकसभा हो या फिर राज्य के विधानसभा हो, इसके लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, जो दोनों का मतलब अध्यक्ष चुनते हैं, तो उसे प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है, या फिर प्रोटेम स्पीकर भी। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व अस्थायी अध्यक्ष के दायित्व को संभालता है फ्रेंड्स। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं और राज्य में गवर्नर करता है, यानी कि राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 8, नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते तो आपको बस यही क्वेश्चन सिखाया जाता, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स इससे संबंधित 4-5 पॉइंट बन जाता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप जीके जीएस को सीख सकते हैं। तो नागरहोल कर्नाटका, नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के कहाँ पे है? तो मैसूर में स्थित है, मैसूर जिला में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बताइएगा कर्नाटका। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे चैप्टर वाइज हर एक विषय की क्लास है और सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है और सारे फ्री है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल फ्री में अच्छे से देख सकते हैं। और जो भी वीडियो है फ्रेंड्स कंप्लीट कर दिया गया है। और अगर आप बीपीएससी का स्टूडेंट हैं तो उसके लिए अभी बिहार स्पेशल का क्लास हो रहा है। और अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी स्टूडेंट है तो उसके लिए भी बिहार स्पेशल का क्लास हो रहा है, बिहार स्पेशल जीके जीएस, क्योंकि इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन में सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल जो था वो 1772 से 1784-85 ईस्वी तक था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और नेक्स्ट पॉइंट, वारेन हेस्टिंग्स ने
कलकत्ता के प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी अदालत की स्थापना भी किया। और वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया। तो वारेन हेस्टिंग ने 2-3 काम किया है कलकत्ता में, जैसे कलकत्ता मदरसा और दीवानी और फौजदारी अदालत। चलते हैं नेक्स्ट। अभी इसी में नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स। तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1784 में विलियम जोन्स जो है फ्रेंड्स कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला कि 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है फ्रेंड जो 1775 से लेकर 82 में हुआ था। और द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 84 के मध्य हुआ था। तो ये दोनों जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और मैसूर के जो शासक थे टीपू उनके साथ, तो ये दोनों जो हुआ था वो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही हुआ था। तो आपको यहाँ 2 युद्ध भी याद मतलब डेट भी याद रख लीजिए, 1775 से लेकर 82 तक फर्स्ट आंग्ल मैसूर और सेकेंड 1780 से 84। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज ये सेकेंड क्लास है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे क्लास को करवाते रहें कंटिन्यू जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स आपका जीके जीएस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स अच्छे लेखक के द्वारा ये बुक तैयार किया गया है और उसी का विश्लेषण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये द प्लेटफॉर्म का विश्लेषण है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। यानी कि जो अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उससे हटाया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग से संबंधित है। पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है तो इसे कहाँ से लिया गया है, कहाँ से एडॉप्ट किया गया है, तो अमेरिका से यानी यूएसए से। पॉइंट सेकेंड, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद जो 73 है फ्रेंड्स वो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 78 जो है वो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित है, प्रधानमंत्री का दायित्व। यानी कि अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सूचना देंगे और यह जो है उनका दायित्व है, वो अपने दायित्व या कर्तव्य से नहीं मुकर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान न्यायवादी के अधिकार से संबंधित है। मंत्री और महान न्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें टोटल जो है फ्रेंड जीके का 75 क्वेश्चन का विश्लेषण आपको दिया जाएगा। एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, 2-3-4 क्लास लग सकता है लेकिन आपको कंप्लीट जरूर करवा दिया जाएगा। और साइंस भी रहेगा, करंट भी रहेगा, सभी कुछ रहेगा, तो आप पढ़ते जाइए। पंचायत राज के संबंध में कथन गलत हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है। तो देख लेते हैं क्या सही है। भारत में पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। वैशाली लिच्छवी जो है वहाँ भी इस प्रकार का, चोल साम्राज्य में भी देखिए तो स्थानीय शासन का वर्णन किया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। 15 यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है और द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान भी किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। उसी से संबंधित है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 से। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई। त्रिस्तर मतलब कि पंचायत राज समिति, जिला परिषद और यहाँ देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(6) में पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान है जो कि पंचायतों के महत्व को बढ़ाता है। तो त्रिस्तरीय कहने का मतलब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ पंचायत समिति हो गया और जिला परिषद हो गया और एक होता है ब्लॉक स्तर पे। तो ये 3 स्तर पे पंचायती लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जिला स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 12। बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए योजना मेरा गांव मेरा गौरव प्रारंभ किया गया था। यानी बिहार के गांव में ये जो योजना है चालू किया गया था, मेरा गांव मेरा गौरव। नेक्स्ट पॉइंट। यह योजना 2015 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना में देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय एवं ICAR सभी कृषि विशेषज्ञ को इसमें शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2% जो भाग है फ्रेंड्स, भारत जो है वो दुनिया का जितने जो क्षेत्रफल है उसका 2% भारत का है। 2.17 है फ्रेंड्स, बट इसमें आसपास दिया हुआ है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो 17 नहीं फ्रेंड्स, 42 से होगा क्योंकि वो बिहार का हो सकता है। तो 2.42। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा देश हो गया है फ्रेंड्स, चीन को भी पछाड़ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं जो कि रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स एक पॉइंट और इसमें बचा हुआ है। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। तो भारत की जो जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है और क्षेत्रफल कितना है तो 2.42%। पॉइंट के बाद एक एक अक्षर पढ़ा जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज के लिए क्लास आपको यहीं मतलब आज का क्लास यहीं तक रहेगा फ्रेंड्स। अगर अभी तक लिए आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें और हमें आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्लास की जो स्पीड है वो ज़्यादा है कम है, कैसा हो, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो भी आपके मन में प्रश्न आता हो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम भी आपके मन के भाव को समझ सकें और फिर कोई हल कर सकें। तो आज 13 तक हुआ है फ्रेंड्स, कल 14 से हम शुरू करेंगे फिर से। क्लास छोटा ही होता है फ्रेंड्स क्योंकि टाइम का अभाव होने के कारण।
तो थैंक यू सो मच।